प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 गणित कक्षा 10वीं का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें हमें पढ़ना होगा द्विघात समीकरण। हम एक चर हम पढ़ चुके हैं और इसमें द्विघात समीकरण के बारे में जानना होगा। द्विघात समीकरण को क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण कहा जाता है, स्क्वायर इक्वेशन। सबसे पहले हम एक चर और दो चर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। वर्ग समीकरण में हम ये बता दें किसी भी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। और घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक, तो अधिकतम घात 2 होगा तभी वो वर्ग समीकरण कहलाएगा। और घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल पर हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो पक्ष होने चाहिए। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होता है और बीच में क्या रहता है? इक्वल रहता है, तभी वो समीकरण कहलाता है। यदि हम ऐसा लिख दें x² + 2x - 5, ये केवल बहुपद है। यदि हम इसके इक्वल यदि हम आगे कुछ भी नंबर डाल देंगे, दो पक्ष होंगे, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, तभी वह समीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया समीकरण की बात। अब हम कर रहे हैं वर्ग समीकरण। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका वर्ग समीकरण कहलाएगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ग समीकरण कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है और कौन सा वर्ग समीकरण नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले वर्ग समीकरण की पहचान कर लेते हैं। कौन कौन सा वर्ग समीकरण है? ये इसी के ही उदाहरण है। आपको वर्ग समीकरण के रूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पहले उदाहरण में x² अधिकतम घात कितनी है? 2, और ये क्या है? 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन चर की घात भी 1 है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम घात होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी चर राशि में पूर्ण संख्या हो तो ये क्या कहलाएगा? चर वर्ग समीकरण होगा। दूसरा देखेंगे x + 1 और x + 2 = 0, लेकिन ये गुणनखंड में इसको गुना करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1x + 3x + 2 आएगा = 0। हल करेंगे तो यहाँ पर भी x की घात अधिकतम कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो ये भी क्या है? वर्ग समीकरण के उदाहरण। यहाँ पर x² = 0, x की अधिकतम घात कितनी है? 2, ये भी वर्ग समीकरण है। x² - 9, ये भी क्या है? वर्ग समीकरण का एक रूप है। है ना, z ये स्क्वायर में है ना, है ना, z² + 3, तो ये भी क्या है? वर्ग समीकरण का उदाहरण है। क्योंकि चर राशि होनी चाहिए तो z भी क्या है? चर राशि है। सिंपल सी बात। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं। यहाँ पर देखो x की घात 2 है ना, यहाँ पर √5 है, इससे हमको कोई लेना देना, हमको चर राशि देखना है। यहाँ पर x है, x की घात क्या है? 1 है, जो कि पूर्ण है, तो ये भी क्या है? वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पर y की अधिकतम घात 2 है, ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा 8वें को, है ना, x - 2 का होल स्क्वायर दिया गया। इसे हल करेंगे तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा तो x² + 4 - 2ab यानी 4x = 0 होगा। तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है? 2, ये भी क्या है? वर्ग समीकरण का उदाहरण। इसी प्रकार से 3m - 2m² + 5 = 0। यहाँ पर m चर राशि है और m की घात अधिकतम कितनी है? 2, और ये भी पूर्ण संख्या में है, तो ये भी क्या कहलाएगा? वर्ग समीकरण के उदाहरण। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है वर्ग समीकरण के। तो चलिए आप देखते हैं वर्ग समीकरण की पहचान करना है और कौन सा है या नहीं, इसकी भी हम देखेंगे। चलिए इसमें एक समीकरण दिया गया है, वर्ग समीकरण का रूप है। देखें लेकिन क्या ये वास्तविक में वर्ग समीकरण है? तो हमारा नियम कहता है x की अधिकतम घात 2, तो 2 तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x है, x में क्या लगा है? रूट लगा है, तो x में रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा इसको? x² - 5, x की घात हाफ हो जाएगा +3, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। ध्यान देना है, केवल चर राशि का ही आपको अध्ययन करना है। इससे पहले मैं एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, x² - √5x + 6 = 0। यहाँ पर x अलग है, x² है, तो ये चर है ना, ये वर्ग समीकरण का उदाहरण है। हमको वर्गमूल 5 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ चर राशि में रूट लगा, इस कारण से ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो आपको समझना है इस तरह के प्रश्नों को। चलिए अब देखते हैं, पेज नंबर 69 पर लिखा है, करके देखिए, है ना। प्रश्न लिखा है एक चर का द्विघात समीकरण चुनिए या पहचान कीजिए। ये प्रश्न है, आपको वर्ग समीकरण पहचानना है, वो भी एक चर राशि का, दो चर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप पहला उदाहरण देखते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है, इसमें x की घात 1 जो कि पूर्णांक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पूर्ण संख्या अधिकतम घात 2 मिलनी चाहिए बस। ये क्या है, वर्ग समीकरण है। मैं राइट कर देता हूँ। अब देखते हैं दूसरा जो ये वाला है ना, दूसरा प्रश्न है ना, -3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप x को देखिए, चर राशि को, एक ही चर राशि है और इसकी अधिकतम घात कितनी, 2 है। ये भी क्या है, वर्ग समीकरण है। इसको देखें, तीसरा में ऐसा लिखा है x + 2 का 0। आप बताइए इसमें x की घात 2 है क्या, नहीं है, तो 2 नहीं है मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है, सीधी सी बात। यहाँ पर आप देखेंगे चौथे में x स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर x और y है, 2 चर आ गया, चूँकि हमको एक चर का वर्ग समीकरण की पहचान करनी है। हालांकि इसकी घात 2 है, लेकिन कितने चर राशि है, x और 2, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। इसके बाद देखते हैं पाँचवा, x स्क्वायर प्लस 9, x की घात अधिकतम 2 है, ये वर्ग समीकरण है। यहाँ पर देखिए x + 5 है, 2 चर राशि आ गया, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है, और इसकी घात भी 2 नहीं है, तो दोनों तथ्य का पालन नहीं करता है। तो इस तरह से हम आपको समझना होगा वर्ग समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां में क्या लिखा है ना। आगे हम देखेंगे, शायद 7वां लिया हूँ मैं, 7वां है, और ये 8वां है, ये 9वां प्रश्न है, ठीक है। x - 1 और x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणनखंड के रूप में है, तो गुना करके देखेंगे, तो डायरेक्ट में गुना करूँ तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए क्या ये वर्ग समीकरण तो है, लेकिन क्या ये वर्ग समीकरण के नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है। x की अधिकतम घात 2 यानी वर्ग समीकरण है ये। यहाँ पर आप देखेंगे ये x है ना, x से एक चर राशि तो है, लेकिन यहाँ x में क्या लग गया है, रूट लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूट लग गया मतलब 1/2 घात के रूप में, और घात 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x - 2 का स्क्वायर, या अर्थात इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, x - 3 2 बार लिखेंगे इक्वल 0, अर्थात इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, मैं सीधे सीधे गुना कर दूँ तो x स्क्वायर माइनस और ये 6x + 9 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसमें वर्ग समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये वर्ग समीकरण कहलाएगा। चलिए देखते हैं और कुछ और उदाहरण। 10वें में दिया है x और x - 5 दोनों गुणनखंड के रूप में है, और इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। स्पष्ट दिखाई दे रहा है x की अधिकतम घात 2 है जो कि पूर्ण है, तो ये वर्ग समीकरण होगा। 11 में देखिए यहाँ पर x को पहले पकड़ें, x की अधिकतम घात 2 है और x की घात 1 है यानी पूर्ण संख्या, बिल्कुल ये भी वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पर देखें 12 में y और z 2 चर राशि आ गया, तो सीधी सी बात ये वर्ग समीकरण नहीं होगा, हमको एक चर की पहचान करनी है। यहाँ पर देखो x से तो मिल गया, अधिकतम घात 2 भी मिल गया, लेकिन x में क्या है, वर्गमूल, तो x में वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार 14 उदाहरण में देखेंगे, x और x को देखें, x की अधिकतम घात 2 तो वर्ग समीकरण होता ही है, और x की घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, वर्ग समीकरण होगा। इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि द्विघात समीकरण जिसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं, इसकी पहचान आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे के सवाल को बना पाएंगे। तो ये था आपका बेसिक जानकारी। तो प्रश्नावली 1 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि ये सवाल आप जानते हैं तो प्रश्नावली 1 आप स्वतः ही बना सकते हैं। चलिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, द्विघात समीकरण जिसको वर्ग समीकरण कहते हैं, इसका मूल क्या होता है ना। मूल का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई वर्ग समीकरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको जब हल करेंगे तो हमें x के कितने उत्तर मिलेंगे, 2, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। जैसे इसको हल करेंगे, मैं हल करके शॉर्टकट बता देता हूँ, है ना, 2x और ये होगा x + 2 इज इक्वल टू 0, और x बाहर निकालेंगे तो x - 2 है ना, माइनस x - 2 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से x - 2 एक गुणनखंड और दूसरा में आएगा x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी हम x - 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 बाहर निकालेंगे तो, और x इज इक्वल टू 1, अर्थात x के मान 1 और 2 यहाँ पर आ गए। तो यही क्या कहलाएंगे, वर्ग समीकरण के शून्यक भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्यक। यही शून्य क्या है, x है ना, वर्ग समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। शून्य किसके लिए कहलाता है, बहुपद होता है तब शून्य कहलाता है, लेकिन यही क्या चीज़ है आपका वर्ग समीकरण में, यही चीज़ क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, है ना। अर्थात x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान दाएं पक्ष के क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी ये जो मान क्या करता है, समीकरण पहले को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यदि आप x की जगह आपको दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, तो x की जगह 3 रखेंगे यहाँ पर, तो x 3 रखने पर ये 0 नहीं आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 जो है
है ना, इस समीकरण का, यानी कि इस समीकरण का क्या नहीं है, बहुपद, वर्ग समीकरण का मूल नहीं होगा। तो आपको यही चीज़ समझना है कि आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ प्रश्न या उदाहरण। चलिए, हमें प्रश्न उदाहरण दूसरा लिए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि कैसे हल करना है। द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास एक वर्ग समीकरण दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इसके मूल है या नहीं, मूल है या नहीं, ये पहचान करना। कब चेक करना है? जब हमें x का मान 2 और x का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया। यानी इस मान को कहाँ रखेंगे, इस पक्ष यानी वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे तो दाएं पक्ष क्या है, 0 आना चाहिए। यदि आता है 0 तो कहलाएगा कि x का मान 2 और 3 इस वर्ग समीकरण के मूल हैं। यदि 0 नहीं आता दाएं पक्ष के बराबर तो मूल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 रखने पर, इसी समीकरण में रखेंगे तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कब? जब x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2, तो x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें आप मान रखें तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 का 5, x की जगह 2 और प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू 2 10 होगा, प्लस 6, 4 और 6 प्लस में है, जुड़ जाएंगे तो 10 होगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो 0 तो आ रहा है, लेकिन 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं, दोनों में आना चाहिए। 3 पर x² माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह 3, तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 5 इंटू 3 15, 15 होगा, और ये 6, 6 9 प्लस प्लस में है, जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 ऋण 15 बराबर क्या है, 0। तो आप देख पा रहे हैं दोनों स्थिति में मान रखने पर उत्तर क्या आता है, 0 आता है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज करके लिख दें, अतः x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, है ना, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना होगा, दाएं पक्ष के बराबर आता है तो वह जो मान है वह दिए गए वर्ग समीकरण के मूल कहलाता है। तो यही क्या है, इसके मूल है। तो चलिए हम देखते हैं एक और प्रश्न। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और उदाहरण है। उदाहरण पहला, इसमें दिया गया है वर्ग समीकरण के मूल है या नहीं जांच करना है। कब जांच करना है, जब x का मान 1 हो और x का मान -1 पर। आपको पता है यदि 0 आएगा, क्योंकि दाएं पक्ष में क्या है, 0 है, 0 आएगा तो ये मूल कहलाएगा, नहीं आता है तो मूल नहीं होगा। तो चलिए हम लिखेंगे, दिया गया है वर्ग समीकरण x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, जब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, है ना, रखने पर। तो इस तरह से हम समीकरण पहला में, इसको आप समीकरण पहला बना लीजिए। पहला क्या है इसका, x² माइनस x प्लस 1, चाहे तो आप इक्वल 0 तो खैर नहीं लिखेंगे, जब कब लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। तो x का मान आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस x का मान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे +1 -1 कट गया तो क्या है, यहाँ पर उत्तर आया 1 आया, है ना, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार नहीं है मतलब स्पष्ट हो गया कि वह मूल नहीं होगा, है ना। यदि यदि 0 नहीं आता तो भी वह मूल नहीं कहलाएगा। ध्यान दें, दूसरे को भी चेक कर लेना, x इज इक्वल टू -1, है ना, तो क्या है, x² माइनस x प्लस 1। अब इसे मान रखेंगे, x का मान -1 का स्क्वायर -1 होगा, x की जगह +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और माइनस क्या होगा, +1 प्लस 1। तो दोनों स्थिति में क्या आता है, तीनों प्लस में है तो क्या होगा, 3, तो नॉट इक्वल टू 0। तो स्पष्ट हो गया ना कि इसका मान 0 नहीं है, इसका मान भी 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक,
चले अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, समीकरण को हल कीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है, 1 या 2 नंबर के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये पेज नंबर 72 पर दिया गया है, इसी को हम हल करने जा रहे हैं। अलग अलग प्रश्न है, इस तरह से आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। x² - 11x = 0, इस तरह के प्रश्न आ चुका है 1 या 2 नंबर के लिए। आप लास्ट में आपको बताया जाएगा कौन कौन से प्रश्न किस वर्ष आया हुआ है, उसमें शामिल करेंगे। अभी देखें x² - 11x = 0, ये वर्ग समीकरण तो है, पहले से दे दिया गया, वर्ग समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको छोटा प्रश्न 1 या 2 नंबर का, तो दो लाइन में बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों में स्थिति में x कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस, x बाहर कर चुके हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 11 बचेगा = 0। तो यहाँ पर आप दो गुणनखंड हो गया x और x - 1, x का = 0, या फिर दूसरा गुणनखंड है x - 11 = 0। x का मान तो 0 आ ही गया है, और यहाँ पर x का मान प्राप्त करेंगे -11 का पक्षांतर +11, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यदि हम एक और प्रश्न देखें इसी पर, हमारे पास है x - 1 का स्क्वायर = 0, बहुत छोटा है, वर्ग है, मतलब समझ में आ रहा है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। x - 1 = 0, आपको गुना नहीं करना है, केवल x का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि वर्ग समीकरण है ही। तो वर्ग समीकरण में x के कितने उत्तर आते हैं, 2 उत्तर आते हैं। ऐसा वाला पद दोनों 0 के बराबर है, तो x - 1 = 0, या फिर हम लिखेंगे x - 1 = 0, यानी पक्षांतर करेंगे -1 को तो +1 में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, x का मान +1 होगा पक्षांतर करने पर, तो दोनों स्थिति में यही उत्तर आएगा। तो ये क्या है, इनका आंसर है। चलिए इसी क्रम में चौथा और पांचवा को भी बता रहे हैं आपको, x - 2 और x + 3 = 0, आप समझ में आ गया होगा, दोनों अलग अलग 0 के बराबर है, या कर कैसा लिख सकते हैं, और x + 3 = 0। इसको हम पक्षांतर करेंगे, x - 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, +2, ये आ गया एक आंसर। यहाँ पर हम x का मान प्राप्त करने के लिए +3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -3, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार पाँचवें में भी देखेंगे, दो गुणनखंड है तो x बराबर 0 होगा, या फिर x - 1 के बराबर 0 होगा। तो x का मान 0 तो आ ही गया, और दूसरा मान हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, कब प्राप्त होगा, -1 का पक्षांतर करके, तो +1, यही आपका क्या है, आंसर है। तो आज जो टॉपिक लिया गया था, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसे लाइक शेयर करें। यदि आपकी और कोई भी आवश्यकता है या कोई समस्या है तो कमेंट में पूछें, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।